India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आप देख रहे हैं कोर्ट्स राउंडअप में। स्वागत है आपका। इस बुलेटिन में हम आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे और साथ ही कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भूपेंद्र मान पर प्रधान न्यायाधीश बोबड़े ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, सिर्फ इसलिए कि एक व्यक्ति ने इस मामले पर एक विचार व्यक्त किया है, उसे किसी समिति का सदस्य होने के लिए अयोग्य नहीं बनाता। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश सीडी कांड केस को राज्य से बाहर ट्रांसफर करने की सीबीआई की याचिका पर 11 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से कोविड-19 के नियमों के उल्लंघन पर मांगा जवाब। मुख्य सचिव को हलफनामा दाखिल करने के दिए आदेश। पुलिस अधिकारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की याचिका की खारिज। मानहानि के मुकदमे में सुनवाई में की गई थी नए सबूतों की जोड़ने की मांग। India Legal presents Courts Roundup. प्रधान न्यायाधीश बोबड़े ने मौखिक रूप से कहा कि सिर्फ इसलिए कि एक व्यक्ति ने इस मामले पर एक विचार व्यक्त किया है, ये किसी समिति का सदस्य होने के लिए अयोग्य नहीं बनाता है। सीजीआई ने कहा कि किसी समिति के सदस्य न्यायाधीश नहीं हैं, वे बहुत अच्छी तरह से अपनी राय बदल सकते हैं। इस प्रकार केवल इसीलिए कि किसी व्यक्ति ने किसी मामले पर कुछ विचार व्यक्त किए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसे उस मुद्दे को हल करने के लिए एक समिति में नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये टिप्पणी किसानों के विरोध पर समिति के गठन के विवाद के संदर्भ में प्रासंगिक मानी जा रही है। केंद्र सरकार और किसानों के बीच गतिरोध को हल करने के लिए शीर्ष न्यायालय द्वारा गठित 4 सदस्यों की समिति में वे सदस्य शामिल हैं जिन्होंने कृषि कानून के क्रियान्वयन के समर्थन में खुले विचार व्यक्त किए हैं। एक किसान संगठन ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट से पूर्वाग्रह का हवाला देते हुए नई समिति का गठन करने का अनुरोध किया है कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त सभी समिति सदस्य पहले से ही इन 3 कृषि कानूनों के पक्ष में हैं और पहले से ही केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए और पारित किए गए कानूनों का समर्थन करते हैं, किसानों के साथ पर्याप्त चर्चा किए बिना फिर ये भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पक्षपात के बिना किसी निष्पक्ष रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं। बीएस मान सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति के सदस्यों में से एक ने बाद में अपनी स्वीकृति नहीं दी है, यानी कि अस्वीकृति की घोषणा की है। दरअसल आपको बता दें कि सीजीआई की टिप्पणी जो किसी अन्य मामले में सुनवाई के दौरान आज आई थी, उस बेंच के उस दृष्टिकोण को दर्शाती है जो कृषि कानूनों के खिलाफ मामले को सुनवाई में अपनाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से संबंधित कथित 6 सीडी मामले को लेकर राज्य में स्थानांतरित करने की मांग सीबीआई कर रही है और ऐसे में सीबीआई की इस मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से संबंधित कथित 6 सीडी मामला राज्य से बाहर स्थानांतरित करने के लिए केंद्र जांच ब्यूरो यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो की याचिका पर 11 फरवरी को विचार किया जाएगा। सीबीआई ने अपनी याचिका में कहा कि इस मामले में गवाहों को धमकाया जा रहा है और इसमें एक आरोपी राज्य के मुख्यमंत्री प्रभावशाली व्यक्ति है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को मामले में आरोपी बनाए जाने के मद्देनजर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष फर्जी अश्लील सीडी मामले में ट्रायल को दिल्ली या छत्तीसगढ़ के बाहर अन्य जगह ट्रांसफर करने की आवश्यकता जताई है।
इस केस ने अक्टूबर 2017 में छत्तीसगढ़ की राजनीति को हिलाकर रख दिया था। तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूनट की बदली हुई तस्वीरों वाली एक सीडी अक्टूबर 2017 के अंत में रायपुर में वायरल हुई थी। तत्कालीन राज्य सरकार ने कांग्रेस के एक साजिश के आरोप लगाने के बाद सीबीआई को जांच सौंप दी थी। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भूपेश बघेल, बीजेपी के पूर्व नेता कैलाश मुरारका के अलावा इस मामले के अभियुक्त हैं, जिन्हें सीबीआई द्वारा अपनी चार्जशीट में नामजद किए जाने के बाद पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई से निष्कासित कर दिया गया था। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष एसजी तुषार मेहता ने आग्रह किया, ऐसा नहीं है कि सीएम को आरोपी बनाया गया है, क्योंकि वो सीएम है। वो पहले भी आरोपी थे और बाद में सीएम बन गए। गवाहों को धमकाया जा रहा है। कुछ गवाह दिल्ली के हैं, कुछ बॉम्बे के हैं, कुछ छत्तीसगढ़ से। ये असंभव है कि वे तब छत्तीसगढ़ की यात्रा करें जब अभियुक्तों में से कोई एक सीएम हो। ट्रायल को दिल्ली या किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता है जब तक कि वो छत्तीसगढ़ के बाहर हो। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य ने पिछले साल दिसंबर में इस मामले में आवश्यक पक्ष के रूप में पक्ष बनाने के लिए एक आवेदन दायर किया था। पीठ ने मामले को बाद की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की कार्यवाही की। दरअसल सीबीआई की स्थानांतरण याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने अक्टूबर 2019 में निर्देश दिया था कि इस बीच विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर छत्तीसगढ़ के न्यायालय के समक्ष लंबित कैलाश मुरारका और अन्य बनाम सीबीआई में आगे की कार्यवाही पर रोक रहेगी। इस मामले में सह आरोपी कैलाश मुरारका की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एएनएस नाटकर्णी ने कहा था कि चूंकि राज्य सरकार के खिलाफ अनेक आरोप लगाए गए हैं, ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार को भी इसमें पक्षकर बनाना बेहतर होगा। पीठ ने कहा कि वो इस पहलू पर सुनवाई की अगली तारीख पर विचार करेगी। इस मामले के अन्य आरोपी वरिष्ठ पत्रकार विनोद वर्मा, भिलाई के व्यवसायी विजय भाटिया, विजय पांड्या और रिंकू खानूज हैं। वर्मा और भाटिया जमानत पर बाहर हैं, जबकि रायपुर के ऑटोमोबाइल डीलर खानूज ने 2018 में आत्महत्या कर ली। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सैंडलवुड ड्रग्स मामले में कन्नड़ अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल रागिनी की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 21 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है। रागिनी को ड्रग्स की खरीद फरोख्त के मामले में 4 सितंबर को 2020 को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद रागिनी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दर्ज की थी। सैंडलवुड ड्रग केस में गिरफ्तार कन्नड़ अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। उनकी याचिका पर कोर्ट ने 21 जनवरी तक सुनवाई टाल दी है। रागिनी को ड्रग की खरीद फरोख्त के मामले में 4 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया। रागिनी द्विवेदी और एक अन्य अभिनेत्री संजना गलरानी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने कन्नड़ फिल्मोद्योग में मादक पदार्थों के इस्तेमाल के मामले में अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी को अरेस्ट किया था। रागिनी पर इनका कारोबार करने वालों से संपर्कों के आरोप लगे हैं। इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2 नवंबर को रागिनी द्विवेदी और संजना गलरानी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। रागिनी और संजना दोनों को सितंबर में सैंडलवुड की पार्टियों में ड्रग सप्लाई करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। संजना गलरानी 8 सितंबर से और रागिनी 4 सितंबर से न्यायिक हिरासत में है। ये मामला सितंबर में उस समय सामने आया था जब एनसीबी ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, जो बेंगलोर में हाई प्रोफाइल ड्रग पार्टियों को आयोजन करता था। इस मामले की जांच के लिए कई ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया था। बाद में इसमें रागिनी द्विवेदी, संजना गलरानी की भी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद रागिनी का पहला डोप टेस्ट कराया गया, जहां उन्होंने सैंपल के साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया। सैंडलवुड ड्रग रैकेट मामले में अब तक कई बड़े नाम सामने आ चुके हैं। इन दोनों पर आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनमें आपराधिक साजिश 120B के अलावा एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 21, 21C, 27A, 27B और 29 भी शामिल है। कर्नाटक हाईकोर्ट से पहले विशेष अदालत ने भी 28 सितंबर को रागिनी द्विवेदी और संजना गलरानी की याचिका को खारिज कर दिया था। बेंगलुरु पुलिस की केंद्रीय अपराध शाखा ने 11 जनवरी को विवेक ओबरॉय के साले आदित्य अल्वा को गिरफ्तार किया। पिछले साल 4 सितंबर को आदित्य और अन्य के खिलाफ कॉटनपेट पुलिस ने केस दर्ज किया था, जिसके बाद से वे फरार चल रहे थे। जानकारी के अनुसार आदित्य के हेबल लेक स्थित फार्म हाउस पर रेव पार्टीज आयोजित की जाती थी, जहां मामले के आरोपी शामिल होते थे। ब्यूरो रिपोर्ट।
वहीं भारत में अधीनस्थ न्यायालयों में मामलों के लंबे समय से लंबित रहने के मुद्दे को उभारते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें समय सीमा के भीतर न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए औपचारिक दिशा निर्देश और प्रक्रियाओं के नियम की मांग की गई। देश की अदालतों में पेंडेंसी या लंबित मामलों की समस्या को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि न्याय के प्रशासन में देरी से पीड़ितों और अभियुक्तों को मानसिक उत्पीड़न होता है और ये संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार की गारंटी से इनकार करने के समान है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि भारत की जिला न्यायालयों में लगभग 3.5 करोड़ मामले लंबित हैं, जिनमें से लगभग 2.5 करोड़ मामले आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। इसके अलावा 30 वर्ष से अधिक के लगभग 56,000 मामले लंबित हैं। न्यायिक बैकलॉग और देरी के मुद्दे को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है और बड़े पैमाने पर इसके बारे में लिखा भी गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसका हल कहीं नहीं हो रहा है। आज एक वादी को अदालत के गलियारों में दशकों तक अटका कर रखा जा सकता है। मूल वादी उस समय तक जीवित भी नहीं रहते जब न्यायालय उनके मुद्दे को हल करता है। दशकों के बाद दिए गए किसी भी फैसले को न्याय के रूप में वर्णित करना डींग मारना ही माना जाएगा। याचिका में ये भी कहा गया है। याचिका में पहचान की गई है कि न्याय में इतनी देरी के पीछे प्राथमिक कारण अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों और संबंधित कर्मचारियों की कमी है। केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा प्रकाशित 2019 की रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए याचिकाकर्ता ने कहा है कि 2014 में 17 की तुलना में देश में प्रति 10 लाख लोगों पर केवल 20 न्यायाधीश हैं। इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक दिन एक न्यायाधीश के समक्ष बहुत सारे मामलों की सूची होती है और इतने सारे मामलों को सार्थक रूप से सुनना असंभव हो जाता है। इस प्रकार ये अनिवार्य रूप से कई बार स्थगन किए जाते हैं, या याचिका में कहा गया है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार अधीनस्थ न्यायपालिका को 20,000 से अधिक न्यायिक अधिकारों को समायोजित करने के लिए 5,000 से अधिक न्यायालयों की आवश्यकता है। 40,000 से अधिक कर्मचारियों के पदों को भरने की भी आवश्यकता है, जो कई वर्षों से खाली पड़े हैं। इस पृष्ठभूमि में याचिकाकर्ता ने न्यायालय से आग्रह किया है कि वो संबंधित अधिकारियों को अधीनस्थ न्यायालयों के रिक्त पदों को भरने के लिए निर्देश दें और निर्धारित अनुपात में न्यायाधीशों की संख्या भी बढ़ाएं। इस मामले में शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार को भी निर्देश दिया था कि वे मुकदमों पर अंकुश लगाने के लिए ट्रायल कोर्ट में जजों की संख्या को बढ़ाएं। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने सुझाव दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 127 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावी और कुशल न्यायाधीशों को एडहॉक न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालयों में बुनियादी ढांचे को ठीक से बनाए रखने को सुनिश्चित करने के लिए एक और दिशा निर्देश मांगा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। उच्चतम न्यायालय ने एचडी कुमारस्वामी की तरफ से दायर एक विशेष अवकाश याचिका पर नोटिस जारी किया है। ये नोटिस सिर्फ एक समिति सवाल को लेकर जारी किया गया है, क्या बिना मंजूरी के विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत शिकायत पर संज्ञान ले सकते हैं। इस मामले में जेडी नेता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर उसकी याचिका को खारिज कर दिया था। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एम.आर. शाह की खंडपीठ के समक्ष कुमारस्वामी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने कहा कि वर्ष 2018 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19(1) के तहत किए गए संशोधन को देखते हुए मंजूरी लेना आवश्यक है। भले ही संज्ञान लेने के समय याचिकाकर्ता अपने पद पर नहीं था या कार्यकाल को नहीं संभाल रहा था। इस मामले में एक एम.एस. महादेव स्वामी ने विशेष न्यायाधीश बेंगलुरु सिटी के समक्ष भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक निजी शिकायत भी दायर की थी। आपको बता दें कि इस शिकायत में एचडी कुमारस्वामी और 18 अन्य के खिलाफ कर्नाटक भूमि स्थानांतरण और प्रतिबंध के साथ ही अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के लिए मुकदमा चलाने की मांग की गई थी। विशेष अदालत ने इस मामले में संज्ञान लिया था, जिसके बाद जिसके खिलाफ कुमारस्वामी ने हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। हाईकोर्ट द्वारा विचारणीय मुद्दों में से एक
ये था कि क्या याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करना कानून की नजर में खराब है। संशोधित धारा 19 के अनुसार एक सेवानिवृत्त लोक सेवक के मामले में भी अभियोजन स्वीकृति पर जोर दिया जाता है, या एक लोक सेवक जो उस पद पर अभी तक नहीं है जिस पर रहते हुए अपराध किया था, लेकिन वह किसी अन्य पद पर अब बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के कोविड नियमों के उल्लंघन पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। राज्य में 14 जनवरी मकर संक्रांति उत्तरायण उत्सव के कारण कथित तौर पर कोविड नियमों के उल्लंघन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के मुख्य सचिव को अदालत के 3 दिसंबर 2020 के उस आदेश के अनुपालन के लिए एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया, जिसमें राज्य को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि भारत संघ और गुजरात राज्य द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार मास्क पहनने और सामाजिक दूरियां बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाए। अदालत ने कहा कि पुलिस अधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि दिशा निर्देशों का बारीकी से पालन किया जाए और जो कोई भी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जुर्माने की उचित कार्रवाई की जाए। न्यायमूर्ति भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ 2 दिसंबर 2020 को गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए अंतरिम आदेशों के खिलाफ राज्य सरकार की SLP पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक जगह पर फेस मास्क कवर का उपयोग नहीं करता है या सामाजिक दूरी के कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है, स्थानीय अधिकारियों द्वारा संचालित किसी भी कोविड देखभाल केंद्र में सामुदायिक सेवा करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिसंबर 2020 को उक्त निर्देश पर रोक लगा दी थी। 3 दिसंबर 2020 को गुजरात राज्य के लिए SG तुषार मेहता ने तर्क दिया था कि आपदा प्रबंधन अधिनियम और गुजरात राज्य के तहत जारी किए गए दिशा निर्देशों के तहत सभी व्यक्तियों द्वारा मास्क पहनने की आवश्यकता है और सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। गुजरात राज्य में उन व्यक्तियों से 1000 रुपए के जुर्माना की वसूली के दिशा निर्देश हैं जो सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न लगाकर दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि ड्यूटी प्रकृति में गैर चिकित्सा होनी चाहिए और इसमें सफाई, गृह व्यवस्था, खाना पकाने और भोजन परोसने में मदद, रिकॉर्ड तैयार करना, डेटा भरना आदि गतिविधियां शामिल हो सकती हैं। ऐसी सामुदायिक सेवा कम से कम 5 से 15 दिन की अवधि के लिए प्रतिदिन 4 से 6 घंटे होनी चाहिए। जो भी अधिकारी इसे उपयुक्त और आवश्यक माने। शीर्ष अदालत ने 3 दिसंबर 2020 को SLP पर नोटिस जारी करने का निर्देश दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट के तहत सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के मामले में ग्रेजुएटी का भुगतान करने के लिए कौन उत्तरदायी है? सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका में उठाए गए इस मुद्दे की जांच करेगा। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस हृकेश रॉय की पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए ध्यान दिया इस मुद्दे पर कि पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्शन 1972 के तहत सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में ग्रेजुएटी का भुगतान करने के लिए कौन उत्तरदायी है। पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अलग अलग राय प्रकट की है। दरअसल मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में माना है कि संस्थान को ग्रेजुएटी का भुगतान करना है, न कि राज्य को। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में सुरेश कुमार द्विवेदी और अन्य बनाम में मध्य प्रदेश राज्य 1993 MPLJ 663 में डिवीजन बेंच के पहले के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें ये कहा गया था कि सहायता प्राप्त संस्थानों के शिक्षकों को राज्य सरकार के अधीन नियुक्त किया जा सकता है। और ऐसे में आपको बता दें कि उन्होंने ये भी माना है कि सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल अध्यापकों का भुगतान पशुओं के जबरन परिवहन में इस्तेमाल कर उस वाहन को कब्जे में कराने और ऐसे में पशुओं को गौशाला या गाय आश्रय को भेजने का 2017 के नियम यानी कि एनिमल
प्रिवेंशन एक्ट 2017 को चुनौती देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टल गई है। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार द्वारा दाखिल जवाब पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन पर सवाल उठाया था। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने कहा कि कुत्तों बिल्लियों को छोड़कर बहुत से जानवर बहुत से लोगों की आजीविका के स्रोत है। आप इसे इस तरह नहीं छीन कर ले जा सकते हैं। दरअसल ये धारा 29 के विरुद्ध है, आपके नियम विरोधाभासी है। सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया था कि वो इन नियमों पर रोक लगा सकता है और केंद्र सरकार की ओर से एएसजी जयंत सूद ने अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा था। सुप्रीम कोर्ट बुफेलो ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के याचिका पर सुनवाई कर रहा है और ऐसे में इसमें 2017 के नोटिफिकेशन की वैधता को चुनौती दी गई है। इसमें अधिकारियों को मवेशियों के परिवहन में प्रयुक्त वाहनों को जब्त करने और पशुओं को गौशाला भेजने की अनुमति दी गई है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्यसभा सदस्य और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल उनके खिलाफ शुरू की गई मानहानि के मुकदमे में सुनवाई के चरण में नए सबूतों को जोड़ने के लिए मांग की गई थी, जिसे सिविल कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया था। इसके बाद एच.डी. देवेगौड़ा द्वारा सिविल कोर्ट के फैसले को खारिज करने की मांग करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका डाली गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि प्रतिष्ठा का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का एक पहलू है। मानहानि के मुकदमों में शायद ही हुए कुछ नुकसान के लिए पर्याप्त मुआवजा मिल पाता है। न्याय में देर इसे और भी बदतर बना देता है। इसीलिए इस तरह के मामलों की सुनवाई जल्द से जल्द खत्म होनी जरूरी है। अनिश्चित काल तक इस तरह के मामलों को घसीटे जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अगर किसी मामले को अनिश्चित काल तक खींचा जाता है तो ये कोर्ट के फैसले को भी नियंत्रित कर सकता है। इससे कोर्ट के फैसले को चुनौती देने का भी समय कम बचेगा। देवेगौड़ा द्वारा 17 नवंबर 2020 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें सिविल कोर्ट ने मंत्री की उस मांग को खारिज कर दिया था, जिसमें मंत्री ने मांग की थी कि इस मामले को फिर से खोला जाए, कुछ नए सबूत जोड़ने की अनुमति दी जाए। नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर इंटरप्राइज लिमिटेड ने 27 जून 2012 को देवेगौड़ा के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। वादी ने 10 करोड़ रुपए का नुकसान का दावा भी किया था। इस मुकदमे का ये कहते हुए विरोध किया गया था कि वर्षों पहले के मामले में फंसाया जा रहा है। कोर्ट ने अब इस मुकदमे के न्यायाधीश से 9 महीने के भीतर निपटाने का अनुरोध किया है, अन्यथा पक्षों की सभी सामग्री को खुला रखा गया है। और चलिए इस वक्त हमारे साथ अधिवक्ता शिवम शर्मा जी जुड़ गए हैं। शिवम जी, बहुत स्वागत है आपका। दरअसल इस याचिका को क्योंकि खारिज किया गया है, याचिका को खारिज करने पर कोर्ट ने क्या कुछ कहा? ये बताना चाहता हूँ कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि प्रतिष्ठा का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का एक पहलू है। सार्वजनिक स्मृति बहुत कम होने के नाते प्रतिष्ठा की चोट के निवारण की गति तेज है। ये विचार और आदर्श रूप से बोल रहा है, वो भी सार्वजनिक स्मृति से पहले। मानहानि के मुकदमों में शायद ही हुए नुकसान के लिए पर्याप्त मुआवजा मिल पाता है। देखिए, बताना चाहता हूँ कि कोर्ट ने देवेगौड़ा द्वारा उनके आवेदन के साथ दायर तथ्यों के ज्ञापन के माध्यम से सुनवाई की और ट्रायल कोर्ट के आदेश पर विचार और करने को कहा। नीचे के कोर्ट के न्यायाधीश ने अपने न्याय का उपयोग कानून और न्याय के नियमों के अनुसार किया है। इस तरह के आदेश को लागू कर दिया गया, जिसमें अनुच्छेद 227 द्वारा संवैधानिक रूप से निहित एक सीमित पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए एक रिट कोर्ट के द्वारा गहरा परीक्षण नहीं किया होता है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, कोर्ट ने यह भी कहा है कि जज की यह राय कि याचिकाकर्ता को मुकदमों के कार्यवाही में घसीटा गया है, ऐसा ऑर्डर शीट में दर्शाया गया है। इस तरह के मामलों में कोई संदेह करने का कोई कारण नहीं है कि रिट कोर्ट के नीचे के न्यायालयों के द्वारा न्यायाधीशों के साथ राय देने की दौड़ नहीं कर सकता। जी बहुत शुक्रिया आपका शिवम जी, हमारे साथ ये पूरी खबर साझा करने के लिए, इस पर तफसील से चर्चा करने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.